हर ओर से घिर चुकी इजिप्ट की राजकुमारी एक एक कर अपने वफादार खोती जा रही थी। अपने मददगार एसम को बचाने के लिए हाथ पैर मार रही क्लियोपैट्रा की छटपटाहट देख पोथाइनस से रहा नहीं गया। उसने पूछा, क्या बात है राजकुमारी, आपका मन बहुत विचलित देख रहा हूँ। कोई बात ऐसी जो आपको तंग किए जा रही है और मुझे इस बारे में कोई खबर नहीं है? कुछ देर तक तो क्लियोपैट्रा असमंजस में रही, लेकिन फिर गहरी सांस लेकर बोली, आपका सोचना सही है प्रधानमंत्री। मैं उस आदमी को लेकर चिंतित हूँ जिसे गद्दार साबित कर मौत की सजा सुना दी गई है। मुझे आपकी मदद चाहिए। आप मुझसे ये मत पूछिएगा कि क्यों, पर मैं चाहती हूँ आप उस अपराधी को बचाने का कोई उपाय सोचें। क्यों का सवाल ना पूछने का सुन पोथाइनस क्लियोपैट्रा को शक की निगाहों से देखने लगा था। वो मन ही मन सोचने लगा, भला ऐसा क्या है जो ये मुझे बताने से कतरा रही है? मुझसे कोई बात छुपाने की क्या जरूरत? पता लगाना होगा। उसे इस तरह खोया देख क्लियोपैट्रा एक बार उससे फिर पूछने लगी, आप करेंगे ना मेरी मदद? तो पोथाइनस अपने भाव छुपाते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं, पर राजकुमारी आपको नहीं लगता कि अगर वही हमारा दुश्मन हुआ तो? मतलब एक बार फिर सोचिए, हो सकता है ये यहाँ की खबर अर्सिनोई तक पहुंचा रहा हो तो? ये बोल पोथाइनस कुछ भांपने के लिए क्लियोपैट्रा के चेहरे को ध्यान से देखने लगा। क्लियोपैट्रा अपने बचाव में बोली, अगर ऐसा होगा तो फिर तो हमें उसे बचाकर उससे बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा जो हम आगे इस महल में टिके रहने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जरूर जरूर, मुझे यकीन है आप जो कर रही हैं सोच समझ कर रही हैं। मैं कुछ सोचता हूँ। ये बोल पोथाइनस टेढ़ी नजरों से क्लियोपैट्रा को देखते हुए वहां से निकल गया। उधर महल के दूसरे कमरे में टॉलेमी के मन में भी बड़ी गहमा गहमी चल रही थी। वो अपने आप से बातें करते हुए हैरानी से कहने लगा, क्या करना चाहिए मुझे? क्या सही होगा मेरे लिए? जिस क्लियोपैट्रा को हत्यारिन मान रहे थे उसने तो अपने आप को निर्दोष साबित कर दिया। अब तो वो मेरी पत्नी होने का औपचारिक हक जमा सकती है, लेकिन जब से वो आई है तब से वो मुझे भाव तक नहीं दे रही। नहीं नहीं नहीं, अगर उसे फिर से महारानी घोषित कर दिया तो वो मेरे सिर पर चढ़कर नाचेगी। सत्ता तक तो ठीक, लेकिन बिस्तर पर मुझे महिलाएं जान लगाती अच्छी नहीं लगती। पर मुद्दा ये है कि मेरी पत्नी के तौर पर अभी भी कोई क्लियोपैट्रा की सुंदरता को मात नहीं दे पाया है। तो आखिर मुझे क्या करना चाहिए? सोचो टॉलेमी, सोचो। काफी सोच विचार कर टॉलेमी अपनी छाती ठोक बड़ी सी मुस्कान लिए सीधा क्लियोपैट्रा के कमरे में जा पहुंचा। क्लियोपैट्रा झरोके के पास खड़ी ये सोच ही रही थी कि आगे क्या किया जाए। तभी अचानक टॉलेमी पीछे से उसके कमरे में आया और उसका हाथ पकड़ उसे झट से अपनी ओर खींच लिया। अचानक झटका महसूस कर क्लियोपैट्रा आंखें बड़ी कर टॉलेमी की आंखों में आंखें डालकर बोली, भाई आप ये? टॉलेमी बिना क्लियोपैट्रा की बात सुने जबरदस्ती उसके हाथों को मजबूती से पकड़ उसके गले को चूमने लग गया और बोला, कितनी बार कहा है मैं आपका भाई नहीं आपका पति हूँ। ये बात आपको क्यों नहीं समझ आ रही ये मैं आप समझा। क्लियोपैट्रा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक उसके साथ क्या हो रहा है। वो आंखें बड़ी कर टॉलेमी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, दूर हो जाइए मुझसे, ये आप क्या कर रहे हैं? टॉलेमी बिना रुके क्लियोपैट्रा की गर्दन पकड़ उसके बालों को पीछे करते हुए उसके हाथों को जबरदस्ती अपने गाल पर रख मदहोशी से बोला, मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे आपके साथ उसी वक्त करना चाहिए था जिस वक्त आपकी मुझसे शादी हुई थी। सब समझता हूँ मैं। आप जैसी खूबसूरत बला को सोने का हार नहीं पति का प्यार चाहिए था, पर कल सुबह होते ही आप खुद इन्हीं गुलाबी होठों पर मुस्कुराहट लिए पूरे महल में दीवानों की तरह सबको ये बताएंगी कि आपका पति टॉलेमी आपसे बेहद प्यार करता है।
और आप उसके प्यार के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। टॉलेमी ये सब बोल ही रहा था कि एक पल के लिए क्लियोपैट्रा का शरीर जैसे सुन्न ही पड़ गया था। उसकी आंखों में नमी सी आ गई थी, जिसे छुपाने के लिए उसने अपनी पलकें बंद कर लीं। पर बंद आंखों में उसके सामने जो दृश्य आया, उससे उसकी रूह में मानो उत्सुकता सी आ गई। दृश्य में वो दिन था जब क्लियोपैट्रा सीजर के तंबू में मदिरा लेकर अपने प्यार का इजहार करने गई थी। तब किस तरह से सीजर ने उसकी बाहों को खींच बड़े प्यार से उसे पीछे से गले लगा लिया। सीजर का चेहरा याद करती क्लियोपैट्रा के चेहरे पर बंद आंखों में ही एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसके मुंह से निकल पड़ा, नहीं, प्यार ना तो चांद का मोहताज है, ना ही सूरज का मोहताज है। आपको लगता है अगर दिल में है आग एक तस्वीर की, तो प्यार ना आपके स्पर्श का मोहताज है, ना आपके नाम का मोहताज है। ये सुन टॉलेमी सकपका गया। क्लियोपैट्रा भी उन्हीं बंद आंखों से सीजर का चेहरा दिल में बसाए कटु हंसी हंसने लगी। क्लियोपैट्रा की इस हरकत ने टॉलेमी को हैरत में डाल दिया था। उसके हाथ पैर ढीले पड़ गए थे। मौके का फायदा उठा क्लियोपैट्रा ने बड़ी नजाकत से उसे दीवार की ओर धक्का दिया। उसने टॉलेमी का हाथ दीवार से सटा ऊपर की ओर पकड़ा और उसके बेहद करीब आ गई। टॉलेमी ने इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। तभी क्लियोपैट्रा अपने होठों को उसके होठों को करीब लाते हुए बोली, वो क्या है ना महाराज, शायद आपकी अभी तक सिर्फ एक बेबी होगी, पर मेरे चाहने वाले कई हैं। आपको क्या लगता है, आपका ये स्पर्श मुझे काबू में रखने के लिए काफी है? वैसे आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि स्वयंवर के आखिरी दिन डिंडा समुदाय की मुखिया दाफीना ने आपके साथ क्या किया था। पति का तो पता नहीं, पर आपके चाहने वाले किस तरह से आप पर प्यार बरसाते हैं, ये मैं कल सुबह सबको बता सकती हूँ। टॉलेमी कहाँ तो अभी क्लियोपैट्रा के पास अपना बल प्रदर्शन करने आया था और कहाँ वो आंखों में गुस्सा और बेइज्जती का डर लिए क्लियोपैट्रा के चंगुल से हिल भी नहीं पा रहा था। शर्म से पानी हो रहे लाचार टॉलेमी के पास इस वक्त अपना चेहरा छुपाने की भी जगह नहीं थी। वो चिढ़ते हुए बोला, जाने दो मुझे, मेरा हाथ छोड़ो। ये सुन क्लियोपैट्रा बहुत मासूमियत से नाटक करते हुए बोली, ऐसे कैसे छोड़ दूं? आप तो मेरे पति देव हैं। आपका प्यार पाए बिना ये रात सोनी रह जाएगी और फिर मैं कल इस महल की महिलाओं को क्या बोलूंगी? ये सुन टॉलेमी के बदन में सरसराहट दौड़ उठी और वो किसी तरह हड़बड़ाहट में खुद को छुड़ा बच्चों की तरह वहां से भाग गया। उसके जाते ही क्लियोपैट्रा हंसते हंसते अपने बिस्तर पर गई और बैठकर बोली, वाह छोटे भाई, कमाल है आप भी। इस मुश्किल घड़ी में आपने बेहतरीन मनोरंजन किया। फिर वो अपने बिस्तर से उठी और गंभीर होते हुए बोली, बस बहुत हुआ मनोरंजन। मुझे अब भी नहीं पता कि उस कातिल की अगली चाल क्या होगी। इधर टॉलेमी शर्मसार हो झुंझलाते हुए अपने कमरे में पहुंचकर बोला, क्या मुसीबत है ये क्लियोपैट्रा, देश से निकाले जाने के बाद भी इसकी अकड़ टूटी नहीं। हाँ? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या फैसला लूं। इससे पहले कि वो गुनहगार पकड़ा जाए, मुझे कोई निर्णय ले लेना होगा। आखिर ये मेरे साथ साथ इजिप्ट के भविष्य का सवाल भी है। कुछ ऐसा सोचना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी और वो शैतानी मुस्कान लिए बोला, क्लियोपैट्रा, अब एक ही चीज है जो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा सकती है। दांत पीसते हुए टॉलेमी ने बाहर खड़े एक सैनिक को पोथाइनस को बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही देर में वो हाजिर हुआ तो टॉलेमी भौहें चमकाते हुए बोला, क्या बात है, इजिप्ट के प्रधानमंत्री को कोई चिंता या परेशानी है क्या? अंदर ही अंदर अपनी चिढ़ को काबू में कर खी करते हुए पोथाइनस कहने लगा, आपके होते हुए कैसी चिंता और कैसी परेशानी महाराज,
मुझे तो उल्टा आपके चेहरे पर तनाव की रेखाएं नजर आ रही हैं। क्या बात है, आपने मुझे अचानक क्यों बुलाया? ये सुनकर टॉलेमी हामी भरते हुए बोला, मैंने आपको ये बताने के लिए बुलाया है कि आज पकड़े गए गद्दार को बेरहमी से जनता के सामने सजा को अंजाम देने की जिम्मेदारी आपकी है। मुझे इसमें किसी तरह की भूल चूक नहीं चाहिए। जनता को पता होना चाहिए कि अब मैं वो महाराज नहीं रहा जो लोगों के बीच आने से डरता था। अब मैं वो महाराज हूँ जिससे देश, दुश्मन और दुस्साहस करने वाला भी डरेगा। और हाँ, एक बात और, टॉलेमी को इस 18 लोगों के सामने अपनी छवि की चिंता कर देख पोथाइनस को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से इस तरह के बदलाव महाराज टॉलेमी में कैसे आए। और अब इस फरमाइश से पोथाइनस और भी ज्यादा असमंजस में पड़ गया था। एक तरफ राजकुमारी क्लियोपेट्रा चाहती हैं कि मैं उस सैनिक की जान बचाने का कोई प्रबंध करूं, दूसरी ओर ये लोगों के बीच मौत का नंगा नाच कराना चाहते हैं। अब दोनों की इच्छाएं कैसे पूरी करूं? कहां फंस गया मैं? वो ये सब अभी सोच ही रहा था कि तभी टॉलेमी अपना गला साफ करते हुए नजर दूसरी ओर करते हुए बोला, तो वो काम ये है कि आपको किसी को वापस आने का संदेश देना है। ये सुन पोथाइनस चौंक गया। उधर कमरे में क्लियोपेट्रा मन ही मन सोच रही थी, अगर वो अनजान शख्स इस महल में सबके पीछे पड़ा हुआ है तो जरूर उसने सोच रखा होगा कि वो अपना अगला शिकार किसे बनाने वाला है। कहीं वो शिकार अतुम तो नहीं, या फिर नूबिया या एसम की बीवी? कौन हो सकता है वो? अचानक क्लियोपेट्रा का जी घबराने लगा और वो झटके से खड़ी होती हुई बोली, हे ईश्वर, इन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। ये कह वो फटाफट तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल नूबिया को ढूंढने लगी। अपने कमरे में उसे न पाकर क्लियोपेट्रा का दिल और तेजी से धड़कने लगा, लेकिन फिर भी वो खुद को शांत करते हुए बोली, कुछ नहीं होगा उसे। उस दिन आर्सिनोई के कमरे को ठीक करते हुए देखा था। हो सकता है आज भी महल का कामकाज पूरा कर रही हो। सब जगह देखते हैं। मन में ये ख्याल आते ही उसके कदम तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी एक कमरे में दासियों की हंसी ठिठोली सुन उसके पैर रुक गए। एक दासी दूसरी से पूछ रही थी, अरे सुन, तू तो महाराज टॉलेमी के कमरे में आती जाती रहती है। तूने कुछ तो सुना ही होगा कि महाराज उस नकचड़ी राजकुमारी क्लियोपेट्रा को अपनी पत्नी का दर्जा औपचारिक रूप से देंगे या नहीं? ये सुनकर वो दूसरी दासी बोली, मैंने तो ये सुना कि महाराज असमंजस में हैं, लेकिन वो आखिरकार क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कुछ भरोसा नहीं। महारानी आर्सिनोई के यहाँ ना होने से उन्हें तो मानो फर्क ही नहीं पड़ता। ये सब सुन क्लियोपेट्रा ने चिढ़ से लगभग अपना मुंह बना लिया था, लेकिन तभी उसे एक और आवाज आई, चुप करो तुम सब, अपने काम पर ध्यान देने के अलावा तुम लोग सब कुछ करती हो। ये सुनकर सारी दासियां अपने अपने काम पर लग गईं। तभी क्लियोपेट्रा हड़बड़ाते हुए अंदर गई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, नूबिया, तुम ठीक तो हो? कोई परेशानी तो नहीं? ये सुनकर नूबिया चौंकते हुए पीछे मुड़ी। क्लियोपेट्रा के परेशान चेहरे को देख उसके हाथों पर हाथ रखकर कहने लगी, मुझे क्या होगा? मैं तो एकदम ठीक हूँ राजकुमारी, लेकिन आप कुछ परेशान लग रही हैं। नूबिया को सही सलामत देख क्लियोपेट्रा के चेहरे पर छाए मायूसी के बादल थोड़े छटने लगे। उसकी बातों को अनसुना कर वो किसी और ही डर के साए में घिर गई और सोचने लगी, अगर नूबिया नहीं तो फिर कहीं अतुम हो ना हो। अतुम के पीछे खतरों के बादल मंडरा रहे हैं, मुझे उसे बचाना होगा। इतना कहकर वो जिस फुर्ती से वहां आई थी उसी फुर्ती से अतुम को ढूंढने निकल गई। ऐसा लग रहा था जैसे क्लियोपेट्रा और समय के बीच एक दौड़ चल रही हो। वो महल के गलियारों में भागा दौड़ी कर ही रही थी कि तभी वो रास्ते में एक दासी से टकरा गई। टकराते ही दासी के हाथ में जो लेप की कटोरी थी वो जमीन पर जा गिरी, जिसके साथ वो बिना क्लियोपेट्रा को देखे बोली, आह, हद है, अब दोबारा बनाना पड़ेगा। गलियारों से निकल अपनी ही सुध में क्लियोपेट्रा मुख्य महल की ओर गई
और फिर उन जगहों पर भी गई जहाँ कोई जल्दी आता जाता नहीं था। ऐसे ही एक रास्ते में उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो चेहरे पर नकाब लगाए वहीं कोने में खड़ा था। उसकी आंखों की चमक देख क्लियोपैट्रा उसके नजदीक आई और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी और फिर लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, हाँ, बहुत खूब। मैं तो न जाने तुम्हें कहां कहां ढूंढ रही थी। ये बोल उसने एक नजर अपने चारों ओर डाली। पास में आ रहे एक और सैनिक को देख क्लियोपैट्रा ने तुरंत अपना लहजा बदल लिया और उसके हाथ में जल्दी से एक कागज का टुकड़ा पकड़ाकर बोली, ठीक से काम करो और समय पे महाराज के पास चले जाना। ये बोल वो जैसे ही वहां से जाने को हुई, उसकी नजर उस सैनिक के पैरों में 6वीं उंगली पर पड़ी, जिसे देख क्लियोपैट्रा एक कटु मुस्कान के साथ निश्चिंत होकर निकल गई। वहां खड़ा वो नकाबधारी सैनिक वो चिट्ठी देख चौंक गया। अगली सुबह क्लियोपैट्रा अपने कमरे में सूरज उगने से पहले ही जाग गई थी। उसे रह रहकर एसएम की चिंता सताई जा रही थी। उस सैनिक ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। सिर्फ उसने ही नहीं, उसके पूरे परिवार ने मुझे तब अपने परिवार का हिस्सा बनाया जब मेरे अपनों ने ही मुझे सरहद पार देश से निकालकर बेघर कर दिया था। उसकी इतनी जद्दोजहद मैं यूं ही बर्बाद नहीं होने दे सकती। ये उगता सूरज उसके लिए आखिरी नहीं हो सकता। जैसा सोचा है अगर वैसा नहीं हुआ तो न जाने। वो इस सोच में ही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक के साथ किसी की आवाज आई। राजकुमारी, जैसा आपने सोचा था वैसा ही होगा। उस सैनिक एसएम को छुड़ाने के सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं और साथ ही ये भी पता चला है कि आखिर आप क्यों नहीं चाहती थी कि एसएम दोषी साबित हो। ये आवाज सुनते ही क्लियोपैट्रा बिना मुड़े चौंक गई और बुदबुदाते हुए बोली, ये क्या कहा पुथाइनस ने? कहीं से मेरे और एसएम की सारी सच्चाई तो नहीं पता चल गई? खुद पर नियंत्रण रखते हुए क्लियोपैट्रा अब भी एसएम की हकीकत से अनजान बनने का दिखावा करते हुए पुथाइनस की ओर मुड़ी तो पुथाइनस अंदर आते हुए बोला, तो क्या लगता है आपको ये सैनिक एसएम किसके लिए काम कर रहा होगा? अब भी पुथाइनस के इस तरह सवाल पूछने पर संदेह था। वो उसके मन को टटोलने की कोशिश कर रही थी। कहीं पुथाइनस को एसएम के सच का पता तो नहीं चल गया। जहां तक मैं जानती हूँ, हवा में तीर चलाकर बात निकलवाने में ये माहिर है। जरूर ये सोच रहा होगा कि कब अनजाने में चलाया वो तीर निशानी पर लगे और मैं सारी सच्चाई उगल दूं। क्लियोपैट्रा अपने सामने खड़े इंसान के बारे में जो अंदाजा लगा रही थी, शायद वो सही ही था। वो मुंह फेर कर बैठ गई तो पुथाइनस पैनी निगाहों से उसे घूरते हुए बोला, आप ये जान ले राजकुमारी क्लियोपैट्रा कि मैं यहाँ की शासन व्यवस्था में आज से नहीं, वर्षों से सहयोग कर रहा हूँ। तो ये मुमकिन नहीं कि मेरी नजरों से कुछ भी छूट जाए। एसएम के बारे में पता लगाना मेरे बाएं हाथ का काम है। तभी तो आपके चेहरे पर उड़ती हवाइयां संकेत हैं इस बात का कि ये आपके कहने पर ही सारी जानकारियां यहाँ से चुराकर आप तक पहुंचाया करता था। क्यों, सही कह रहा हूं ना मैं? ये सुनकर क्लियोपैट्रा का मुंह खुला का खुला रह गया। वो खुद से बुदबुदाते हुए बोली, हाँ, ये क्या कहा इसने? मैं कैसे भूल गई कि पुथाइनस वो घड़ियाल है जो अपनी शिकार को चबाता नहीं, निकल जाता है। और इस वक्त एसएम और मैं दो दमदार शिकार हैं। अगर इसके चंगुल से एसएम को निकालना है तो हाथ पैर मारना ही होगा। क्लियोपैट्रा की भनभनाहट सुनकर पुथाइनस के कान खड़े हो गए। वो रूखी आवाज में बोला, क्या हुआ? कुछ कहा आपने? आपके चेहरे पर ये घबराहट कैसी? बस इतना सुनते ही क्लियोपैट्रा झट से उठ उसके सामने आकर खड़ी हो गई और दृढ़ता पूर्वक अपनी बात रखते हुए बोली, घबराहट और मुझे? बिल्कुल नहीं। घबराते वो हैं जिन्होंने कुछ गलत किया हो। हाँ, ये बात सच है कि एसएम मेरे लिए काम करता था, पर आप भूल रहे हैं कि इस महल में मेरे लिए षड्यंत्र रचने वाले लोग हैं, तो मुझ पर जान छिड़कने वाले भी तो हैं। अपने प्रियजनों की खोज खबर लेते रहना गुनाह कब से हो गया पुथाइनस? टेढ़ी नजरों से क्लियोपैट्रा ने देखा
कि उसकी बातें पोथाइनस को झकझोर रही हैं। तो गहरी सांस छोड़ते हुए वो बोली, हाँ, अब आगे आपकी मर्जी। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। रही बात सच्चाई की, तो आपने खुद ही कहा कि वर्षों से यहाँ काम करने का अनुभव है आपको, तो सही गलत में फर्क आप भी तो समझते होंगे। अब ये आपके ऊपर है कि ये बात इस 4 दीवारी से बाहर जानी चाहिए या नहीं। पोथाइनस चेहरे पर शरारती मुस्कान बिखेरते हुए बोला, मैं आपकी बात समझ गया राजकुमारी क्लियोपैट्रा, लेकिन क्या आप नहीं जानती कि दीवारों के भी कान होते हैं? अगर कोई और इस बारे में जान गया और उसकी नीयत बदल गई तो क्या करेंगी आप? बात तो पोथाइनस की ठीक थी। यही चिंता क्लियोपैट्रा को भी सताई जा रही थी। कुछ पल ठहर उसने सोचा, मुझे दिमाग से काम लेना होगा। कोई मुश्किल स्थिति पैदा ना हो, इसलिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ सोच क्लियोपैट्रा मासूम सा चेहरा बना गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए प्रधानमंत्री जी। देखिए, आपको मेरा साथ देना ही होगा। एसएम की जान और उससे जुड़े राज हर कीमत पर बचाने होंगे। ये राज्य जितना टॉलेमी, अर्सिनोई या किसी और का है, उतना ही मेरा भी है। अपने घर, अपने लोगों की हालचाल जानते रहना कोई गुनाह तो नहीं। इतना कह क्लियोपैट्रा अचानक पोथाइनस के पास आई और आंखों में नमी लिए बोली, शायद आप भूल रहे हैं कि मैंने अपने आप को निर्दोष साबित कर दिया है और तभी आप भी मेरे साथ हैं। अगर मैं गलत होती तो आप मेरी मदद करने क्यों ही आते? जरा सोचिए, यहाँ की शासन व्यवस्था में आप जितना शक्तिशाली पुरुष मेरी मदद नहीं करेगा तो फिर कौन है ऐसा जिससे मैं मदद मांगूंगी? आपके बिना एसएम की जान बचाना मुमकिन ही नहीं। ये सब सुन पोथाइनस का सिर गर्व से ऊपर उठ रहा था। मन ही मन खुश होते हुए वो बोला, शाबाश, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। आखिरकार इसे भी समझ आ ही गया कि बिना मेरी सहायता के कुछ भी संभव नहीं। वो बनावटी चिंता दिखाते हुए क्लियोपैट्रा से बोला, मेरे होते हुए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है राजकुमारी क्लियोपैट्रा। मैं सब संभाल लूंगा। मैंने आपको बताया नहीं, एसएम की जान बचाने का इंतजाम कर दिया गया है। ये सुन क्लियोपैट्रा चैन की सांस लेते हुए बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पर इसके लिए आपने क्या नीति अपनाई? पोथाइनस आत्मविश्वास से भरकर क्लियोपैट्रा के कान में कुछ फुसफुसाया और दांत निपोरते हुए कहने लगा, अब समझी? तो इस तरह महाराज टॉलेमी खुद ही एसएम की मौत की सजा रुकवाएंगे और हमारा काम हो गया। लेकिन पोथाइनस ने जैसे ही बात को अधूरा छोड़ा, क्लियोपैट्रा के आशा भरे चेहरे पर उदासी के बादल छा गए और वो हड़बड़ाते हुए बोली, लेकिन क्या, ऐसा क्या है जो आपके आत्मविश्वास और इस योजना पर ग्रहण लगा रहा है पोथाइनस? ये सुनकर कुछ सकुचाते हुए वो बोला, ये योजना आपको सुनने में जितनी सुदृढ़ लग रही है, उतना ही इसमें खतरा भी है राजकुमारी। खतरा? कैसा खतरा? क्लियोपैट्रा ने कहा तो पोथाइनस धीरे से बोला, जान का खतरा, आपकी जान का खतरा। ये सुनकर क्लियोपैट्रा के हंसी के ठहाके से कमरा गूंज उठा और फिर वो गंभीरता पूर्वक बोली, बस इतनी सी बात? इस महल में कदम रखना किसी खतरे से कम है क्या? पर देखिए, फिर भी मैं आज यहाँ अपनी बेगुनाही साबित कर इस कमरे में आपसे बात कर रही हूँ। अब तो आपको समझ ही जाना चाहिए कि मौत से खौफ खाना मेरी फितरत नहीं। मेरा मकसद मेरी जान से ज्यादा जरूरी है। पोथाइनस हैरानी से क्लियोपैट्रा को देखने लगा और बोला, अगर आपको यही मंजूर है तो यही सही। अब मेरी बात सुनिए। उधर टॉलेमी अपने कमरे में आराम कर रहा था कि तभी एक सैनिक हांफते हुए वहां आया और उखड़ती सांस में कहने लगा, महाराज, वो सैनिक ये देख टॉलेमी उबासी लेते हुए बोला,
हाँ, या तो पहले सांस ले लो फिर बोलो, या तो चुपचाप दफा हो जाओ। सैनिक मुंह खोलकर सांस अंदर खींच परेशान होकर बोला, वो गद्दार सैनिक एसम जिसे आपने कल फांसी देने का हुक्म दिया है, वो बहुत पहुंची हुई चीज है महाराज। उसकी चालाकी के बारे में अगर आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सैनिक के चेहरे का उड़ता रंग देख टॉलेमी अचानक सतर्क होकर बोला, साफ साफ बोलो, कहना क्या चाहते हो? कहीं वो रोम की मदद तो नहीं कर रहा था? सैनिक फट से नामे सर हिलाते हुए उससे बोला, नहीं नहीं, यही तो दिक्कत है, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा महाराज। वो अपना सर पकड़कर और परेशान होते हुए आगे बोला, न जाने हमने उसे कितने कोड़े मारे, उसकी पीठ मार मार कर लाल कर दी महाराज। पैरों में गरम लोहे से छाले भी आ गए, पर वो एक भी शब्द बोलने को तैयार ना हुआ महाराज, एक भी शब्द। ये क्या कह रहे हो तुम? एक भी शब्द नहीं बोला? टॉलेमी चौंकते हुए बोला। सैनिक ने एक बार फिर नामे सर हिलाया और आगे बोला, सिर्फ इतना ही नहीं महाराज, असली मुद्दा तो ये है कि सुनने में आया है कि उसके पास कोई महत्वपूर्ण जानकारी है, ऐसी जानकारी जिसकी बदौलत हम रोम पर शिकंज कस सकते हैं। मेरा मानना है कि अगर हम वो जानकारी हासिल कर लें तो हमसे टैक्स वसूलने से पहले रोम के सामने हम खुद कई सवाल खड़े कर सकते हैं। ये सुन टॉलेमी दो पल हैरानी से उसकी बातों को सोचने लगा। ऐसा क्या? फिर तो तुम सही कह रहे हो। फिर वो भौं सिकोड़ सवालिया नजरों से उस सैनिक से बोला, पर ये होगा कैसे? सैनिक लगभग उछलते हुए बोला, महाराज जरा सोचिए, इतना मार खाने के बाद भी वो कुछ नहीं बोल रहा, यानी उसे मौत से डर नहीं लगता, और जिसे मौत से डर नहीं लगता उसे मौत की सजा देने का क्या फायदा? मैं तो कहता हूँ उसे आप अपने पास बुलाइए और मुंह मांगी कीमत दीजिए, ताकि वो आपको सब कुछ उगल दे और आगे आने वाले समय में आपके काम भी आ जाए। सैनिक की बात सुनकर टॉलेमी कुछ सोच अचानक खड़ा हो गया और कहने लगा, बहुत खूब, तो फिर देर किस बात की? इस वक्त वो एसम हमारे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। उसे फांसी पर लटकाने का कार्यक्रम रद्द करना होगा। मुझे तुरंत सब कुछ रोकना होगा। इतना कहकर टॉलेमी तेजी से कमरे से बाहर निकल कार्यक्रम वाले मैदान की ओर चला गया। सैनिक अपना हाथ सीने पर रख चैन की सांस लेते हुए बोला, चलो काम खत्म हुआ, जान छूटी मेरी। अब मैं प्रधानमंत्री को जल्द से जल्द खबर दे देता हूँ। टॉलेमी के कमरे से निकलने से ठीक पहले कोई था जिसने खुद को छुपाने के लिए दबे पांव अपना रास्ता नाप लिया। सैनिक के जाते ही किसी ने राहत की सांस ली और कहा, हाँ, शुक्र है, अब मुझे एसएम की ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। अब बस ये देखना होगा कि ये होते ही मैं जल्द से जल्द आर्सिनोई से मिलने सीरिया के लिए निकल जाऊं। ये पता लगाना ही होगा कि क्या सच में मेरे पिताजी को आर्सिनोई नहीं मारा था, या फिर वो सिर्फ उनसे मिलने गई थी। और हो ना हो, वो शख्स एसएम की मौत की सजा देखने जरूर मैदान में आएगा, जो कब से आर्सिनोई के कहने पर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। बेशक वो क्लियोपैट्रा ही थी, जो पोथाइनस द्वारा बनाई गई नीति के चलते एक आखिरी बार टॉलेमी की मनोदशा जान खुद की बेचैनी को शांत कर वहां से सीधा मैदान की ओर चली गई, जहां आज सैनिक एसएम को गद्दारी के चलते मौत की सजा मिलने वाली थी। कुछ ही देर में अलेक्जेंड्रिया के महल से ठीक कुछ दूरी पर एक मैदान में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। मैदान के एक ओर काफी ऊंचाई पर महाराजा और महारानी के बैठने के लिए मेहराब बनाया गया था, और ठीक उसके नीचे सामने की ओर लोहे का एक बांध बनाया गया था, जिसमें गुनहगार की गर्दन रखने की जगह थी। एक तरफ तलवार की धार तेज करने के लिए घिसने की आवाज आ रही थी, तो दूसरी ओर से ऐलान हुआ, इजिप्ट के गुनहगार सैनिक एसएम को इजिप्ट के अन्नदाता और उनकी प्रिय जनता के सामने पेश किया जाए। तभी सैनिकों का एक दल लोहे की बेड़ियों में जकड़े काले कपड़े में ऊपर से नीचे तक ढके गुनहगार को खींचकर बीच मैदान में लाने लगे। उसे देखते ही जनता का आक्रोश बढ़ गया और कोने कोने से शोर और नारों की आवाजें आने लगी। गद्दार को सजा दो,
देश से दुश्मनी महंगी पड़ेगी। उनका उत्साह देखते ही बनता था, लेकिन एक आंखें ऐसी थी जिनमें उसके लिए दया के भाव तैर गए थे। मेहराब के एक किनारे दासी के भेष में खड़ी क्लियोपैट्रा के चेहरे से साफ लग रहा था कि उसकी नजरें किसी की प्रतीक्षा कर रही हैं। वो बुदबुदाते हुए बोली, अभी तक तो टॉलेमी को आ जाना चाहिए था। नीचे खड़े लोगों की बातें क्लियोपैट्रा को विचलित कर रही थी। उनमें से एक ने कहा, भाई मानना पड़ेगा महाराज को, पहली बार उन्होंने एक ऐसा फैसला सुनाया जिससे हर गद्दार को सबक मिलेगा। ये सुनकर दूसरा आदमी बोला, अब जाकर लग रहा है कि यहाँ की न्याय व्यवस्था पर हमें विश्वास करना चाहिए। दूसरे देशों को भी इससे अच्छा संदेश मिलेगा। तभी 2-4 और लोग वहां आए और कहने लगे, ये सब तो ठीक है, लेकिन हमारे प्रिय महाराज कहाँ हैं? उनकी एक झलक देखने के लिए हम कब से इंतजार कर रहे हैं। उन लोगों की बात सुन क्लियोपैट्रा भी सोचने लगी, आखिर टॉलेमी को देर क्यों लग रही है? कहीं उसने अपना फैसला तो नहीं बदल दिया? नहीं नहीं, लोगों के लिए वो भले ही बदल गया हो, पर रोम को लेकर उसकी आंखों में मैंने खुद खौफ देखा है। पर वो तो बहुत पहले ही यहाँ आने के लिए निकल गया था, तो अब तक पहुंचा क्यों नहीं? तभी पोथाइनस वहां आ पहुंचा और चुपचाप आकर क्लियोपैट्रा के बगल में खड़ा हो गया। क्लियोपैट्रा ने उससे फुसफुसाते हुए पूछा, कहाँ रह गए आपके महाराज? पोथाइनस भी सामने देख फुसफुसाते हुए बोला, रास्ते में मिले थे मुझे, मैंने उनसे कहा भी कि देर हो रही है, जल्दी चलिए महाराज। बोले, तुम चलो, मैं शौचालय होकर आता हूँ। क्लियोपैट्रा ये सुन अपने दांत पीसते हुए बोली, हद है, मानना पड़ेगा, इतनी साजिशें रचने के बाद भी हमारा भाई अभी भी बच्चा ही है। तभी अचानक ऐलान हुआ, इजिप्ट के वासियों, यह गद्दार आज आप सभी के बीच इस बात का प्रमाण है कि अपने देश में बुद्धिजीवी और न्याय के देवता महाराज टॉलेमी ऐसी किसी भी गद्दारी को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो देश की आन बान और सुरक्षा को चोट पहुंचाए। इस गद्दार पर यह इल्जाम है कि इसे रंगे हाथों इजिप्ट के सैनिक की गुप्त जानकारी का एक पत्र लिखते हुए पाया गया। इस गद्दार का नाम एसम है और इजिप्ट का नमक खाने के बावजूद इसने आप लोगों का और हमारे महाराज और महारानी का विश्वास तोड़ा है, जिसके चलते आज इसे मौत की सजा दी जाएगी। इसी वक्त इसकी गर्दन को बांध पर रखा जाए। इसी ऐलान के साथ तलवार की धार बना रहा लंबा चौड़ा आदमी अपनी जगह से उठ गया और सीधा सैनिक की ओर आने लगा। ये देख क्लियोपैट्रा का दिल और तेजी से धड़कने लगा। अब तक तो पोथाइनस भी आगे जाकर खड़ा हो चुका था। क्लियोपैट्रा धीमी आवाज में बड़बड़ाई, हे ईश्वर, अब। वो आगे कुछ बोलती, उससे पहले ही ठीक उसके पीछे से टॉलेमी बड़े गर्व से सीना चौड़ा कर मेहराब में बैठने के स्थान पर पहुंचा। उसे देखते ही लोगों में शोर और बढ़ गया। ये हुई ना बात महाराज, अब दिखा आपका जलवा, महाराज की जय हो। टॉलेमी को देख क्लियोपैट्रा को मानो राहत की सांस मिली, लेकिन तभी कोई और भी हिरनी जैसी चाल चल पूरी नजाकत के साथ टॉलेमी के पीछे से मेहराब के पास पहुंची और अपने हाथ को ऊपर उठाकर सभी का अभिनंदन करने लगी। क्लियोपैट्रा ठीक से उसका चेहरा देख पाती कि उससे पहले ही एक सैनिक सामने से उसकी ओर आया और बोला, तुम्हें वहां बुलाया जा रहा है। क्लियोपैट्रा सर झुकाए वहां पहुंची कि तभी अचानक टॉलेमी ने चिल्लाकर आदेश दिया, गद्दार का सर धार से अलग कर दिया जाए। ये सुन क्लियोपैट्रा की आंखें बड़ी हो गईं। इससे पहले वो कुछ भी समझ पाती, नीचे उस बड़े से आदमी ने जोर से अपनी तलवार उठाई और एक ही बार में बांध पर रखे सर को गर्दन से अलग कर दिया। क्लियोपैट्रा को अभी अभी बहुत भयंकर सदमा लगा ही था कि तभी उसके बगल वो औरत आई और बोली, हमारा स्वागत नहीं करोगी बड़ी बहन? इस वक्त क्लियोपैट्रा के पास 2 ऐसे दृश्य थे जिन्हें देख उसकी पूरी दुनिया उलट पलट गई थी। यूं तो वो खुद आर्सिनोई से मिलने जाने वाली थी, पर इस तरह वो अपनी बहन से मिलेगी ऐसा उसने सपने में भी नहीं सोचा था। सामने रेत पर पड़े एसम के कटे हुए सर को देख क्लियोपैट्रा की आंखें अभी नम हुई ही थी
कि तभी बेफिक्री से अरसिनोई अपनी उंगलियों को फेरते हुए बोली, कैसा लगा आपको मेरा तोहफा? ध्यान से देखिए उस खून की धारा को। आज उसकी गर्दन से निकल रही है, कल न जाने इस बांध पर किसकी गर्दन रखी हो। पर जानती हैं यहाँ अविरत क्या है? आपके आंखों से छलक रहे ये आंसू। पर तुम तो, क्लियोपेट्रा ने आश्चर्य से पूछने की कोशिश की, मगर तभी अरसिनोई पूरे घमंड से बोल पड़ी, हाँ, मैं तो सीरिया में थी, है ना? लेकिन इजिप्ट के महाराज ने मुझसे माफी मांग मुझे खुद एक बार फिर इस महल में वापस बुला लिया, और अब वो वैसा करेंगे जैसा इजिप्ट की ये महारानी चाहेगी। ये बोल अरसिनोई कटु मुस्कान के साथ उसे कनखियों से देखने लगी। क्लियोपेट्रा को उसका ये रंग देखकर हैरत हो रही थी। ऐसा आत्मविश्वास ये पहले तो नहीं था, फिर अचानक से ये। तभी अचानक टॉलेमी ने एक बार फिर जनता को संबोधित कर कहा, जाइए और जीत का जश्न मनाइए, इजिप्ट के जीत का जश्न, न्याय का जश्न। और वहां से वापस अपने रथ की ओर निकल गया। भीड़ में महाराज टॉलेमी की जय जयकार को सुन रही क्लियोपेट्रा के पास इस वक्त अपनी भावनाओं और आक्रोश को दबा लेने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मूर्ति की तरह खड़ी क्लियोपेट्रा को जाते जाते अरसिनोई ने ऊपर से नीचे तक एकटक देखा और कहा, वैसे दासी की पोशाक तुम पर काफी जच रही है, इसे आजीवन पहनने की आदत डाल लो। और अरसिनोई भी बाकी सबके साथ वहां से चली गई। मैदान में इतनी भीड़ होने के बावजूद उस सैनिक की मौत का मातम मनाने उसका एक भी अपना वाहन नहीं था। सन्नाटे में गूंज रही क्लियोपेट्रा के दिल की तेज धड़कनें और उसकी मन की आवाज पहली बार आने वाले खतरे से बातें कर रही थी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। कुछ देर पहले मैंने खुद अपने कानों से टॉलेमी को सजा ना देने का फैसला करते सुना था, तो फिर अरसिनोई ने ऐसा क्या किया जिससे टॉलेमी रोम से डरने के बजाय फिर से उसकी कठपुतली बन गया? कहीं वो शख्स जो अरसिनोई के यहाँ ना रहने पर उसकी मदद कर रहा था, वही उसके इस बदले रंग रूप की वजह तो नहीं? मुझे जल्द से जल्द पता लगाना होगा कि अरसिनोई का अगला शिकार कौन है। कुछ ही देर में सभी महल पहुंच चुके थे। लोगों से तारीफें सुन बहुत दिनों बाद टॉलेमी के अंदर आत्मविश्वास की झलक दिख रही थी। अपने कमरे में आते ही उसने वहां खड़े सभी नौकरों से सीना चौड़ा कर कहा, कमाल कर दिया मैंने, आज तो जश्न बनता है। क्यों, सही कहा ना मैंने? तभी अचानक पीछे से किसी की आवाज आई, बेशक कमाल किया है आपने, और अगर इसी तरह आप मेरी बात मानते रहे तो एक दिन मेरी बदौलत ये पूरा इजिप्ट आपके महाराजा के पद पर होने का इसी तरह जश्न मनाएगा। ये सुनते ही टॉलेमी ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी बहन अरसिनोई एक महारानी की तरह सज धज कर सीधा उसके कमरे में आ खड़ी थी। उसे देखते ही टॉलेमी के माथे पर शिकन आ गई। वो चिढ़ते हुए नाराजगी से अपने सिंहासन पर जाकर बैठ गया और नजरें दूसरी ओर कर शिकायत भरे लहजे में बोला, पिछली बार भी आपने मुझसे अपनी बातें मनवाई थी। और वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही अरसिनोई उसे पैनी नजरों से देखते हुए कटु मुस्कान के साथ उसकी बात पूरी करते हुए बोली, और इस बार भी मनवाऊंगी ताकि हमारी जो बची कुछ इज्जत है वो हम दोबारा हासिल कर सकें। टॉलेमी गुस्से से उठ खड़ा हुआ और बोला, बची कुछ इज्जत? आप ये मत भूलिए कि आपकी वजह से ही हमारी इज्जत हमारी जनता के सामने सरेआम नीलाम हो गई थी, और आप अब इसका इल्जाम मुझ पर लगा रही हैं। टॉलेमी की ओर से बगावत की बू आते देख अरसिनोई तिलमिला उठी। वो लगभग चिल्लाते हुए तेज आवाज में बोली, खबरदार जो आपने अपनी बड़ी बहन से इस तरह बात करने की कोशिश की। हाँ, मैंने आपसे शादी करना चाहा, लेकिन आपको क्या लगता है मुझे आप में दिलचस्पी थी? हाँ? अगर आप थोड़े भी समझदार होते तो अपनी हवस के शिकार ना हो आगे की सोचते और मुझसे शादी कर लेते। पर अगर आप में इतनी अकल होती तो आज क्लियोपेट्रा इस महल में खुली नहीं घूम रही होती।
अर्सिनोई और टॉलेमी के बीच चल रही इस गर्मा गर्मी को देख वहां खड़े सभी नौकर डर कर कांप रहे थे। बाहर खड़े सैनिक एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे थे कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। आज से पहले अर्सिनोई ने टॉलेमी से इतनी तेज आवाज में कभी बात नहीं की थी। उसका ऐसा रवैया देख टॉलेमी सदमे में आ गया। बीते दिनों में जो चीजें उसके साथ हो रही थी, उससे उसे ऐसा महसूस होने लग गया था कि शायद उसके अंदर की मर्दानगी दिन पर दिन कमजोर पड़ती जा रही है। वो हालात को खुद के काबू में न देख पहली बार बेजुबान सा महसूस करते हुए वापस अपने सिंहासन पर बैठ गया। तभी अर्सिनोई उसकी ओर चलते हुए आई और उसके गालों पर बड़ी कोमलता से अपने हाथ फेरते हुए नरमी से बोली, ये नाराज होने की बात नहीं, अभी तो आपको बहुत कुछ सीखना है। मेरे साथ इस देश पर राज करना है, लेकिन याद रहे, अगर आप मेरी नीतियों में बाधा बने तो मुझे एक पल नहीं लगेगा रोम के राजा को ये चिट्ठी पकड़ाने में कि आपकी उम्र अभी राज सिंहासन संभालने की नहीं बल्कि गुड्डे गुड़ियों से खेलने की है। ये बोल उसने टॉलेमी के चेहरे पर प्यार से अपना हाथ फेरा और जाते हुए एक नौकर को अपनी चुटकियों से पास बुलाकर कहा, मेरी वापसी पर भेंट स्वरूप आज रात महाराज के लिए सुंदर महिलाओं का इंतजाम किया जाए। आज रात की मौज के बाद कल से इनके पास करने के लिए बहुत कुछ है। और फिर पूरी नजाकत के साथ उसके कमरे से बाहर निकल गई। उधर उदास मन के साथ क्लियोपैट्रा बड़बड़ाते हुए अपने कमरे की ओर आ रही थी। ऐसा नहीं हो सकता कि अर्सिनोई वापस इतनी गर्मजोशी में खुले आम मुझे ललकारे। कुछ तो ऐसी वजह है जिसे वो अपने साथ बहुत गर्व से लेकर घूम रही है। इससे पहले कि वो किसी और को नुकसान पहुंचाए, मुझे पता लगाना ही होगा। साथ ही एसएम के परिवार को भी ढूंढना होगा। तभी जैसे ही वो अपने कमरे के दरवाजे से अंदर घुसी, अचानक सामने देख उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। कमरे के बीचों बीच पोथाइनस गर्दन झुकाए अपने दोनों हाथों से तलवार को आगे बढ़ाते हुए घुटनों के बल बैठा क्लियोपैट्रा का इंतजार कर रहा था। क्लियोपैट्रा जैसे ही उसकी ओर बढ़ी, पोथाइनस के मुंह से निकला, राजकुमारी, इस सजा का मैं हकदार हूँ। आप इसी वक्त इस तलवार से मेरा सर कलम कर दीजिए। फिर वो लगभग सुबकते हुए आगे बोला, मैं अपने वादे पर खरा नहीं उतर पाया। मुझे पहले ही आपको बता देना चाहिए था कि अर्सिनोई यहाँ वापस आने वाली है। महाराज ने खुद मुझे ये काम सौंपा था। पर सच में राजकुमारी, अर्सिनोई की हालत के बारे में जब मुझे पता चला कि ना वो कुछ खा रही है ना पी रही है, सिर्फ स्वयंवर में हुई बेइज्जती का पश्चाताप किए जा रही है, तो मुझे लगा उसका महल में इस वक्त आना ना आना एक बराबर ही है। राजकुमारी, मैं इसी। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही क्लियोपैट्रा तिल मिलाकर अपने हाथ दिखाते हुए जोर से चिल्ला पड़ी, बस बस बहुत हुआ, अब आगे एक शब्द भी नहीं। वो आगे बढ़कर बोली। जो गुस्सा वो वहां मेहराब के पास खड़ी अर्सिनोई पर नहीं उतार पाई थी, वो इस वक्त उसके अंदर से फूट फूट कर बाहर निकल रहा था। वो पूरे आक्रोश से तलवार उठाते हुए बोली, बेशक आप अपने वादे पर खरे नहीं उतर पाए। फिर वो तलवार की धार को एकटक देखते हुए उस पर अपनी उंगलियां फेर दांत पीसते हुए कहने लगी, लेकिन आज आपका सर कलम कर देना इस गलती की सबसे छोटी सजा होगी। सजा के तौर पर इस बार आपको सबके सामने मेरा साथ देना होगा। पोथाइनस ये सुन हड़बड़ी से सर उठाकर उसकी ओर देखने लगा और एक पल कुछ सोचने के बाद अपनी पलकें झपकाकर बोला, आप जो भी कहें मैं करने को तैयार हूँ। इस पर क्लियोपैट्रा नीचे उसकी आंखों से आंखें मिलाकर बोली, तो सुनो। एक तरफ क्लियोपैट्रा पोथाइनस को तैयार कर रही थी, तो दूसरी ओर अर्सिनोई टॉलेमी को। दोनों ने शतरंज के इस खेल में आमना सामना करने की ठान ली थी। उनके बेबाक इरादे अगली सुबह होते ही अपनी अपनी छलांग लगाने को तैयार थे। दोपहर तक सोने वाला टॉलेमी पूरी रात जश्न मनाने के बावजूद आज एक बार फिर सुबह जल्दी उठ एक आम राजा की तरह
अपने मंत्रियों के साथ आकर सभा में बैठ चुका था। सभी मंत्रियों की ओर से जैसे ही कामकाज की बातें खत्म हुई, पोथाइनस हिचकिचाते हुए अपनी जगह से उठा और महाराज टॉलमी और महारानी अर्सिनोई के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसे यूं चुप खड़ा देख टॉलमी सवालिया नजरों से देख ही रहा था कि तभी अपने प्रधानमंत्री के ओहदे में पोथाइनस बोला, महाराज, आपके सामने एक बहुत जरूरी बात रखनी है। हाल में ही सैनिक एसएम की गद्दारी पर लिए हुए फैसले को देख लोगों के बीच आपकी छवि न्याय प्रिय के तौर पर बन रही है। ऐसे में हमारी राय ये है कि अब जब राजकुमारी क्लियोपैट्रा ने सभी के सामने अपने आप को बेकसूर साबित कर दिया है, तो अब आपको अपनी न्याय की छड़ी यहाँ भी घुमानी पड़ेगी। ऐसा सुन सभी मंत्री एक दूसरे के कान में कुछ तो फुसफुसाने लगे और तभी एक और मंत्री इस बात का समर्थन करते हुए बोला, सही कहा प्रधानमंत्री जी ने। अगर इस वक्त आपने इस पर अपना फैसला नहीं सुनाया तो रोम एक ना एक दिन इस मामले में जरूर दखलंदाजी करेगा। आखिर रोम ने ही तो राजकुमारी क्लियोपैट्रा को यहाँ भेजा है। इसी बीच पोथाइनस ने सभा कक्ष के किनारे खंबे के पीछे खड़ी क्लियोपैट्रा को आंखों से कुछ इशारा किया और उस मंत्री की बात को पूरा करते हुए बोला, और बात इतनी ही नहीं है। अगर राजकुमारी क्लियोपैट्रा ने महाराज ऑलेटस को नहीं मारा तो हमें ये भी पता लगाने की जरूरत है कि आखिर उन्हें मारा किसने, क्योंकि अगर कातिल नहीं मिला तो रोम की नजरों में हम ही शक की बेड़ियों में बांध दिए जाएंगे। और जहां तक हमें पता है, आप में या हम में से किसी ने भी। वो आगे कुछ बोलता, उससे पहले ही वहां बैठे मंत्रियों के बीच भी इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई। सभी एक के ऊपर एक बात का समर्थन करते हुए अपनी राय रखते जा रहे थे। राजकुमारी क्लियोपैट्रा के न्याय के नाम से मंत्रियों के बीच ऐसा शोर देख, जहां एक तरफ खंबे के पीछे खड़ी क्लियोपैट्रा को अपनी योजना सफल होती नजर आ रही थी, तो वहीं टॉलमी के माथे पर शिकन आ गई। जिस क्लियोपैट्रा ने मेरी बेइज्जती की थी, उसे मैं भला कैसे नजरअंदाज कर सकता हूँ। अगर उसे इस महल में दोबारा इज्जत मिलने लगी तो कहीं लोग मेरी बात ही सुनना ना बंद कर दें। सोचो टॉलमी, सोचो। अभी तो मुश्किल से अपनी इज्जत डूबने से बचाई थी, अब क्लियोपैट्रा को वापस लाकर अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी थोड़ी मारनी है। इनका मुंह कैसे बंद कराया जाए। वो ये सोच ही रहा था कि तभी बगल में महारानी के पद पर बैठी अर्सिनोई ने एक गहरी सांस ली और अपना हाथ दिखाते हुए जोर से कहा, शांत हो जाइए आप सभी। अगर आप सभी का यही मानना है तो जरूर राजकुमारी को लेकर न्याय किया जाएगा। प्रधानमंत्री, मेरी आपसे दरख्वास्त है, गुनाह में पकड़े गए वैद्य को यहाँ सभी के बीच कटघरे में लाया जाए ताकि आगे की सुनवाई हो सके। अर्सिनोई की बात सुन सभा के बीच उठ रही सुनामी तो शांत हो गई, लेकिन पोथाइनस अब असमंजस में आ गया था। वो उछलकर बोला, पर महारानी, अब राजकुमारी ने सभी के सामने अपना पक्ष साबित कर दिया है, तो अब हमें किसी सुनवाई की क्या जरूरत? क्यों? वैद्य को बुलाने में कोई तकलीफ? अर्सिनोई ने सवालिया नजरों से पोथाइनस को देखकर पूछा, तो क्लियोपैट्रा का माथा ठनक गया। ये क्या? ये बात अभी तक इन्हें पता ही नहीं है कि वैद्य काल कोठरी से गायब है। इससे साफ जाहिर होता है कि बेशक इस घटना में अर्सिनोई का हाथ था। अब क्या होगा? अर्सिनोई के सवाल का जवाब देते हुए पोथाइनस हिचकिचाते हुए बताने लगा, महारानी, बात दरअसल ये है कि कुछ रात पहले नए काल कोठरी में आग लग गई थी, जिसकी। जैसे जैसे ये वार्तालाप आगे बढ़ रही थी, मंत्रियों का सर घूमता जा रहा था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वैद्य किसी बहती हवा की तरह गायब हो गया। अर्सिनोई भी चौंक कर बोल पड़ी, पक्ष विपक्ष को पीछे रखिए मंत्री जी। आप ये बताइए, भला अपने आप काल कोठरी में आग कैसे लग गई और अभी तक हमें ये बात पता क्यों नहीं चली? पोथाइनस एक बार फिर क्लियोपैट्रा की ओर देखने लगा। इस बारे में तो उन्होंने सोचा ही नहीं था। क्लियोपैट्रा ने इशारे में उन्हें डटे रहने का इशारा किया, तो पोथाइनस ने कहा, क्योंकि आप महल में थी ही नहीं और महाराज की हालत ठीक नहीं चल रही थी। तभी उनके बीच से अचानक हल्के सांवले रंग का एक आदमी
जिसके बंधे हुए बाल एक तरफ पूरे काले और दूसरी तरफ पूरे सफेद थे। आंखों में मोटा काजल लगाए, कमर पर तलवार की म्यान टांगे आगे आया और भारी आवाज में बोला, इस बात का क्या आश्वासन है कि वो आग राजकुमारी क्लियोपैट्रा ने नहीं लगाई होगी? और अगर वैद्य अंत समय में गायब ही हो गया तो इस बात का भी क्या ही भरोसा कि उस वक्त उन्होंने वैद्य को वो सब बोलने के लिए घूस ना दिया हो। ये आवाज सुन सभी मुड़कर उसकी ओर देखने लगे। उसे देख क्लियोपैट्रा की आंखें तो खुली की खुली रह गईं। हाँ, ये वापस कब आए? असंभव। कहीं इन्हीं की वजह से अर्सिनोई में इतनी हिम्मत तो नहीं आ गई। मंत्रियों की सभा के बीच से जो आदमी अभी अभी निकल क्लियोपैट्रा पर शक के फंदे डाल रहा था, उसके आते ही सभी सर झुकाकर उसका नमन करने लगे। देखने में वो किसी योद्धा की तरह दिख रहा था, मगर उसकी बातें काफी सोची समझी और चालाकी भरी थी। उसकी चाल ढाल और नजर देख क्लियोपैट्रा हैरानी से बोली, इनका इस वक्त यहाँ आना इस बात का संकेत है कि अर्सिनोई जो भी खेल खेल रही है वो ऐसी वैसी चाल नहीं, एक सोची समझी नीति है। इस सांप को मारने के लिए मेरा जहर काफी नहीं, मुझे जल्द से जल्द अपनी नीति बदलनी होगी, वरना इनका अनुभव मुझे कभी भी मात दे देगा। उस आदमी को सिंहासन की ओर आते देख अर्सिनोई के चेहरे पर ऐसी खुशी झलक आई जैसे रणभूमि में जीत के बाद आती है। वो चेहरे पर गर्व और मुस्कान लिए अपने सिंहासन से उठी और सीधा उस आदमी की ओर चल दी। सभा में बैठा एक मंत्री अभी भी सोच रहा था, आखिर ये आदमी है कौन जिसे सब इतना सम्मान दे रहे हैं? पहले तो नहीं देखा इसे। तभी अर्सिनोई उत्साहित होकर बोली, गुरुजी, इतने सालों बाद आपने इस महल में आकर यहाँ की शोभा में 4 चांद लगा दिए। आपकी शिष्या की ओर से आपको कोटि कोटि नमन, आशीर्वाद दें। सदा विजय भवा। अर्सिनोई के सामने खड़ा ये शख्स कोई और नहीं बल्कि उसके बचपन के गुरु ज्ञानी मीट थे। आशीर्वाद पाते ही अर्सिनोई भावुक होते हुए बोली, इन सालों में मैंने आपको कितना याद किया। मुझे लगा अब आप ये समझते हैं कि मुझे आपकी जरूरत ही नहीं, पर ऐसा नहीं है गुरुजी। आपके आते ही मेरी सारी तकलीफें दूर हो गईं। मुझे उम्मीद है अब हमें जल्द ही पता चल जाएगा कि पिताजी को किसने मारा और गद्दार कौन है। ये सुनते ही ज्ञानी मीट के चेहरे पर एक तीखी मुस्कान छा गई। उन्होंने अर्सिनोई के कंधे को अपने दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ते हुए कहा, जरूर पता लग जाएगा, पर अभी इस महल को और सिंहासन को काले साए से बचाने की जरूरत है। खूनी जो कोई भी है, जरूर वो ये नहीं चाहता कि इजिप्ट के गद्दी पर आप दोनों राज करें। उनके ये कहते ही एक बार फिर सभा में मौजूद मंत्री आपस में उम्मीदों के पुल बांधने लगे। उनके आगमन से टॉलमी को भी संतुष्टि हुई। वो मन ही मन खुद से बोला, शुक्र है कोई तो आया जिसे क्लियोपैट्रा पर शक है। इनके होते हुए तो क्लियोपैट्रा का मुझ पर हावी होना नामुमकिन है। और अर्सिनोई का तो मैं जरूर कुछ ना कुछ कर लूंगा। बस एक बार रोम से अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ा लेने में सफल हो गया तो अर्सिनोई भी मुझे बहुत समय तक धमका कर नहीं रख पाएगी। पता नहीं क्यों पोथाइनस के चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो बाकियों के चेहरे पर थी। ज्ञानी मीट से नजरें मिलते ही उनकी नजरें अपने आप नीचे झुक गईं, जैसे उसे किसी ने चोरी करते वक्त रंगे हाथों पकड़ लिया हो। वो मन ही मन सोच रहा था, इनके आने का आभास तो था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये सच में यहाँ आ पहुंचेंगे। बचपन से लेकर आज तक अर्सिनोई को जितनी भी कलाएं आती हैं, सब इन्हीं की देन है। फिर वो चाहे दुश्मन चुनने की कला हो या सिंहासन पर बैठने जैसे बड़े सपने देखने की हिम्मत। मैंने तो बस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की थी, लेकिन इन्होंने तो इस औरत को इतना विषैला बना दिया था कि इसने अपने ही हाथों अपने पिता का। वो आगे कुछ सोचता, उससे पहले ही एक बार फिर ज्ञानी मीट की आवाज आई, चलो मुद्दे की बात करते हैं। कहाँ है आपकी बहन राजकुमारी क्लियोपैट्रा, जिस पर अपने ही पिता के खून का इल्जाम लगा? और अगर अब वैद्य यहाँ नहीं है तो किसी को तो उसकी गवाही देनी पड़ेगी।
ये बोल अचानक वो अपनी खौफनाक नजरों से पोथाइनस की ओर देखने लगे और आगे बोले, प्रधानमंत्री जी, आपका मानना है कि लोगों के बीच बनी महाराज की न्यायप्रिय छवि पर राजकुमारी क्लियोपैट्रा के नाम का ग्रहण लग सकता है? सही कहा ना मैंने? तो क्या आप उनकी ओर से सबूत सहित गवाही देने को मंजूर हैं? ये सुनते ही पोथाइनस के बदन में सरसराहट दौड़ उठी। पोथाइनस को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये कैसे करे और कहे तो कहे क्या। उसका पद और उसकी नौकरी सब महाराज टॉलेमी के हवाले जो थी। एक तरफ क्लियोपैट्रा की उम्मीद भरी नजरें उस पर टिकी थीं, तो दूसरी ओर टॉलेमी की। इस धर्म संकट से निकलने के लिए वो कुछ सोचता और करता, उससे पहले ही वो मंत्री अचानक उठकर बोल पड़ा, माफ करिएगा सज्जन, लेकिन आप यहाँ पर किसी मंत्री का पद नहीं रखते। आप महारानी के गुरु जरूर होंगे, जिसके लिए मैं भी आपके सम्मान में सर झुकाता हूँ, मगर ये मुद्दा इस मंत्री सभा का है। आप इसमें ना ही पड़े तो ही अच्छा है। वैसे भी इसका क्या सबूत कि आपकी कही बातों में भी सच्चाई की संभावना है? खंबे के पीछे खड़ी क्लियोपैट्रा को मंत्री का ये पक्ष सुन चैन की सांस मिली। शुक्र है किसी ने तो ये बात रखी। ये बोलते ही उसे अचानक एक अजीब सी आहट महसूस हुई। तभी वो अपनी भौहें सिकोड़ पीछे मुड़ी। यहाँ तो कोई नहीं है। फिर वो आवाज। उसने ध्यान हटाते हुए आगे देखने की कोशिश की, मगर तभी एक बार फिर वो गिड़गिड़ाने की आवाज उसके कानों में गूंजी। राजकुमारी, राजकुमारी क्लियोपैट्रा, मुझे बचा लीजिए, ये लोग मुझे मार डालेंगे। क्लियोपैट्रा ने फिर पीछे मुड़कर देखा, मगर इस बार भी दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। तभी आगे से ज्ञानीमीड आंखें नचाते हुए बोला, इजिप्ट की जमीन पर शिक्षक की ऐसी बेइज्जती, धिक्कार है। लगता है आपको मंत्री पद पर आए हुए ज्यादा साल नहीं हुए हैं, लेकिन आपके पदवी से पुरानी एक कहावत तो सुनी होगी, एक रंक को राजा बना, शिक्षक बना ना कोई। सामने वाले तू ही बता, राजा बड़ा या कोई? ये सुन उस मंत्री का मानो मुंह ही छोटा हो गया। सभा में सभी एक बार मंत्री को देखने लगे, फिर पोथाइनस को और फिर ज्ञानीमीड को। इसी का फायदा उठा ज्ञानीमीड आगे और भी कड़क आवाज में अपने सफेद ओर के बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, यूं ही बाल सफेद नहीं हुए हैं मेरे। वैसे भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, राजकुमारी अर्सिनोई कोई बच्ची नहीं रही। उनके बुलाने पर ही मैं यहाँ आया हूँ, और वो अस्थाई ही सही, लेकिन बतौर महारानी इस सिंहासन पर बैठी है। इसका मतलब ये कि अब मैं इनका शिक्षक नहीं, बल्कि बतौर सलाहकार आपके सामने खड़ा हूँ, और इस वक्त आपकी नजरों में इज्जत का हकदार हूँ। तो अब मंत्री सभा की मुद्दे की बात पर आते हैं। महारानी का सलाहकार होने के नाते मेरी सलाह ये है कि राजकुमारी क्लियोपैट्रा को यहाँ अपनी गवाही के लिए पेश किया जाए। आपका क्या कहना है? उसने अर्सिनोई की ओर देखते हुए पूछा, तो अर्सिनोई बड़ी नजाकत से एक बार फिर अपने सिंहासन पर बैठ गुरूर में बोली, पेश किया जाए। ये सुनते ही पोथाइनस आंखें चौड़ी कर खंबे की ओर देखने लगा, मगर क्लियोपैट्रा उसे कहीं नहीं दिखी। ये कहाँ चली गई? अभी तो यहीं थी। उसने झट से अपनी आंखें वहां से हटाईं और अर्सिनोई से कहा, महारानी, मैं यूं गया और यूं आया। उधर क्लियोपैट्रा इस वक्त महल के गलियारे में पागलों की तरह चिल्लाते हुए अपने कदमों को तेज किए जा रही थी। नूबिया, नूबिया, कहाँ हो नूबिया? मुझे बताओ तुम कहाँ हो? मुझे बताओ, घबराओ मत, मैं आ रही हूँ। ये कह वो दौड़ते हुए महल के चप्पे चप्पे में नूबिया को ढूंढने लगी, लेकिन नूबिया उसे कहीं नहीं दिख रही थी। उसने नौकरानियों से लेकर सैनिकों तक हर किसी से पूछ डाला, सुनो, इधर सुनो, क्या तुम्हें रेशमी बालों वाली नूबिया नाम की कोई महिला दिखी, जिसने हाथों में एक सांप वाला कड़ा पहना है और जिसके बाएं गाल पर एक तिल है? बोलो, तुमने देखा क्या, या तुमने? लेकिन रास्ते में हर किसी ने ना में अपना सिर हिला दिया और आगे बढ़ गए। अब तक तो क्लियोपैट्रा की आधी जान सूख चुकी थी। उसके माथे की शिकन उसकी चिंता साफ बयां कर रही थी। आखिर नूबिया गई कहाँ? क्या किया होगा उसके साथ? नहीं नहीं,
मैं उसे कुछ नहीं होने दे सकती। कुछ दूर और भागने के बाद क्लियोपैट्रा हांफते हुए बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो मुझसे मदद मांग रही थी। मैंने अपने कानों से वो आवाज सुनी। वो चिल्ला चिल्ला कर मुझसे मदद मांग रही थी। कहीं वो मुझे ढूंढते हुए मेरे कमरे में ही तो नहीं चली गई? कहीं कोई उसे भी मारने की कोशिश तो नहीं कर रहा? ये सोच वो सीधा अपने कमरे की ओर भागने लगी। नूबिया, कहाँ हो नूबिया? मुझे पता है तुम यही हो। ये कहते हुए क्लियोपैट्रा जैसे ही अपने कमरे में घुसी, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसकी आंखों के सामने जो था, उसे देखते ही उसने अपना सर पकड़ लिया। नूबिया! उसके कमरे में रखे शाही आईने पर खून से लिखा था, अपनी सहेली को ढूंढ रही हो? आखिर किस किस को ढूंढोगी? अभी इसी वक्त इस महल से निकल जाओ, नहीं तो अगले खून की जिम्मेदार भी तुम ही होगी। क्लियोपैट्रा के चेहरे से साफ जाहिर था कि वो इस झटके के लिए तैयार नहीं थी। आईने से खून अभी भी हर एक अक्षर से टपक रहा था। ये खून तो ताजा लग रहा है। कहीं उन्होंने नूबिया को मार तो नहीं डाला? हे ईश्वर! उधर सभा में बहुत देर तक इंतजार करने के बाद जब पोथाइनस वापस आया तो सभी उसका चेहरा देख रहे थे। टॉलेमी ने पोथाइनस के पीछे झांक कर देखते हुए उससे पूछा, कहाँ है राजकुमारी क्लियोपैट्रा? क्या गवाही देने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है? सभी बेसब्री से पोथाइनस के जवाब का इंतजार कर रहे थे। तो पोथाइनस गहरी सांस लेते हुए बोला, महाराज, राजकुमारी क्लियोपैट्रा गायब हो गई हैं। ये सुनते ही सभी का मुंह खुला का खुला रह गया। टॉलेमी खुद चौंकते हुए बोला, क्या कहा? गायब हो गई? वो कोई जुगनू है जो गायब हो जाएगी? आपने ठीक से देखा भी कि नहीं? ज्ञानी मीट भी भौहें सिकोड़ पोथाइनस को ही देख रहा था, लेकिन पोथाइनस निराशा भरी आवाज में बोला, जी महाराज, मैंने ठीक से देखा। पहले उनके कमरे में गया और फिर जितना हो सकता था महल में सब जगह देख लिया, लेकिन राजकुमारी क्लियोपैट्रा कहीं नहीं दिखी। इस पर ज्ञानी मीट अपनी एक भौं उचकाते हुए फिर से बोला, बकवास है। जो खुद इस महल में निकाले जाने के बाद भी बिना बुलाए चली आई, वो भला महल से कहां गायब हो जाएगी? सभी एक बार फिर से सोच में पड़ गए थे। अरसिनोई भी मन ही मन सोचने लगी, ऐन मौके पर ये कहां चली गई? अगर यहाँ आती तो मैं अभी के अभी फैसला कर देती कि वो बेगुनाह नहीं है। इसने तो सारी नीति चौपट कर दी। तभी ज्ञानी मीट कुछ सोचते हुए वापस से उस मंत्री की ओर देखते हुए बोला, तो कहिए मंत्री जी, क्या आपको राजकुमारी क्लियोपैट्रा का इस तरह गायब हो जाना इस बात की संभावना तो नहीं दर्शा रहा कि दाल में कुछ काला है? अगर वो बेगुनाह ही होती तो यहाँ आने से क्यों कतराती? भला इस महल में कौन ऐसा है जो एक गद्दार को उठा ले जाना चाहेगा? एक बार फिर मंत्री के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। तभी अरसिनोई तिल मिलाकर टॉलेमी की ओर देखने लगी। कुछ भी अरसिनोई के मुताबिक जाते न देख टॉलेमी को उसकी आंखों में आक्रोश नजर आ रहा था। वो झट से अपने सिंहासन से उठा और बोल पड़ा, हम सभी का समय कीमती है, ये सभा यहीं निलंबित की जाती है। और इसी के साथ सभी मंत्री उठकर वहां से जाने लगे। अरसिनोई जाते जाते सोचने लगी, ये क्लियोपैट्रा आखिर गई कहां? कब तक वो अपने बिल में छुपकर बैठेगी? उधर क्लियोपैट्रा ने जैसे ही आईने पर खून से लिखे हुए उस संदेश को देखा, वो खुद को असहाय महसूस कर एक बार फिर नूबिया का नाम पुकारते हुए कमरे से भाग उठी। उसके लिए कल्पना में भी नूबिया को चोट पहुंचते देख पाना दर्दनीय था। फिर जो अभी अभी उसने देखा था, उससे तो उसके दिल की धड़कनें ही तेज हो गई थी। वो उसका नाम पुकारते हुए बेहाल महल के दूसरे कोने की ओर बढ़ ही रही थी कि तभी हड़बड़ी में अचानक वो पोथाइनस से जा टकराई। राजकुमारी, आपको तो मैं ना जाने कहां कहां ढूंढ रहा हूं। आप अचानक सभा के पीछे से कहां गायब हो गई थी? आपको पता भी था हमारे लिए कितना सुनहरा अवसर था खुद को बेगुनाह साबित। पोथाइनस आगे कुछ बोलता, उससे पहले ही उसकी नजर क्लियोपैट्रा के चेहरे पर गई और वो चौंकते हुए मुंह पर हाथ रखकर बोला, राजकुमारी,
आखिर बात क्या है? आपके चेहरे पर ये पसीना, और आप इस तरह भागकर कहाँ जा रही हैं? पोथाइनस के पूछने पर क्लियोपैट्रा हड़बड़ाते हुए उससे बोली, आपको मेरे साथ चलना होगा, अभी अभी चलना होगा, चलिए अभी, नहीं तो वो लोग उसे मार डालेंगे। मेरे कमरे में खून। ये कहते हुए उसने पोथाइनस का हाथ पकड़ा और तेजी से उसे अपने कमरे की ओर ले जाने लगी। पर राजकुमारी, आखिर हुआ क्या है? खून? किसका खून? और ये कहते हुए वो भी तेजी से क्लियोपैट्रा के साथ उसके कमरे की ओर जाने लगा। दरवाजे तक पहुंचते ही क्लियोपैट्रा बिना अंदर कदम रखते ही उंगली से आईने की ओर इशारा करते हुए घबराते हुए बोली, वो खून, आईने पर खून नूबिया का है। वो मुसीबत में है प्रधानमंत्री जी, हमें उसे बचाया। मुमकिन है, अगर नूबिया सभा में थी तो फिर वो आवाज किसकी थी जो मुझसे मदद मांग रही थी? क्लियोपैट्रा ने घबरा कर कहा। तो पोथाइनस उसकी ये हालत देख चौंक गया। वो क्लियोपैट्रा को आश्वासन देते हुए बोला, राजकुमारी, मेरा यकीन करिए, मैंने खुद अपनी आंखों से नूबिया को सभा में देखा था। बल्कि मैं तो ये सोच रहा था, आप न जाने कहाँ रह गईं। इससे अच्छा मौका नहीं था हमारे पास खुद को बेकसूर साबित करने का। माहौल गर्म था और मंत्री आपके साथ भी थे। ये कहते कहते पोथाइनस के चेहरे पर निराशा छा गई। उसकी बात सुन क्लियोपैट्रा कुछ देर के लिए न जाने कहां खो गई। पोथाइनस वहीं खड़ा उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। लेकिन जब कुछ पल बाद भी क्लियोपैट्रा ने कुछ नहीं कहा तो पोथाइनस कमरे की चुप्पी भंग करते हुए बोला, राजकुमारी, मुझे पता है बीते कुछ दिन आपके लिए बहुत कठिन रहे। आपने ना सिर्फ एक अच्छा सहायक खोया बल्कि एक अच्छा दोस्त भी खो दिया। इसमें मेरी भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती है। पर ये सुनते ही क्लियोपैट्रा आंखें ऊपर कर गुस्से से उसका चेहरा देखने लगी। पोथाइनस हिचकिचाते हुए बोला, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये समय आप भ्रमित होने में ना व्यतीत करें। अपने आप को संभालें और इस बात पर ध्यान दें कि आपकी नामौजूदगी को कायरता समझ अर्सिनोई ने आज जो आपकी छवि बनाई है, कहीं उससे हमारे सहायक मंत्रीगण आपके लिए विपरीत धारणा ना बना लें, जो कि बहुत आसानी से संभव है, क्योंकि आज आप जिस तरह से अचानक सबकी नजरों से गायब हो गईं, उससे कुछ और ही दिखाई देता है। पोथाइनस की बात कहीं ना कहीं क्लियोपैट्रा के रगों में बहते हुए खून को एक बार फिर गर्म कर रहे थे। वो बिस्तर से उठी और पूरे होशो हवास में बोली, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। ये सवाल सिर्फ मेरे राज सिंहासन पर बैठने का नहीं है। ये सवाल इजिप्ट की जनता का भी है, जो टॉलेमी और अर्सिनोई की खोखली राजनीति के बीच पिसती जा रही है। और सबसे ज्यादा अहम, ये सवाल मेरे पिताजी की मौत का है, उनके इंसाफ का है, इस महल में रहने वाली राजकुमारी पर लगे गलत आरोप और उस गंदे षड्यंत्र के बहिष्कार का भी है, जो आगे आने वाली हर पीढ़ी के लिए बर्दाश्त के बाहर होना चाहिए। ये कहते हुए वो पोथाइनस की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखते हुए बोली, प्रधानमंत्री, क्या आपके रहते इस महल के लोगों को ऐसे काले इंसाफ की आदत होनी चाहिए? नहीं ना? तो अब आप ही बताएं कि अब क्या कर सकते हैं? कोई तो रास्ता होगा, कोई विकल्प? विकल्प शब्द सुनते ही पोथाइनस की आंखें जगमगा उठी। उसके चेहरे पर तुरंत उत्सुकता छा गई, पर वो अपनी इस उत्सुकता को संभालते हुए गला साफ कर बोला, एक विकल्प है राजकुमारी, पर उसके लिए आपको मुझे ये बताना होगा कि अजीजा का गुप्तचर अतुम कहाँ है। उधर सभा से वापस अपने कमरे में आकर अर्सिनोई चिढ़ते हुए टॉलेमी से बोली, आपकी बहन अपराधी की तरह कहाँ गायब हो गई? वैसे तो पूरा दिन ताक झांक कर चिल्लाती रहती है, मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। अब क्या हुआ इसे? पर कट गए मुझे देखकर, या उस 2 कौड़ी के सैनिक की मौत का मातम अभी भी मना रही है वो? उसकी इतने तीखे शब्द सुन टॉलेमी तंज कसते हुए बोला, आपकी ही बहन है ना, न जाने किस किस बात पर रो रही होगी। अर्सिनोई गुस्से में बोली, क्या कहा आपने? अर्सिनोई का गुस्सा भांप टॉलेमी कहने लगा,
मेरा मतलब है, क्या पता कहाँ रह गई। लेकिन आप चिंता ना करें, आपकी इस परेशानी का भी हल गुरुजी ज्ञानमीठ के पास जरूर होगा। देखा नहीं सभा में किस तरह उन्होंने हम दोनों का ध्यान रखते हुए किसी भी मंत्री को हम पर उंगली उठाने नहीं दी। वो हमारे हित के लिए ही सोचते हैं, आप बेफिक्र रहें। ये सुन अर्सिनोई ने चिढ़ते हुए कहा, आपको क्या लगता है वो आपकी चिंता करते हैं? भूलिए मत कि वो मेरे गुरुजी हैं। मेरी वजह से ही आपका मान आज मंत्रियों के सामने बना रहा। नहीं तो मैं चाहती तो आप पर वैसी ही उंगलियां उठने देती जैसे आपने सबके सामने मुझ पर उठाई थी। ये सुन टॉलेमी का भी पारा गर्म हो गया। उसने स्वयंवर से पहले अर्सिनोई को खुद के सामने इतना करते कभी नहीं देखा था, और अब तो अर्सिनोई उसकी एक नहीं सुन रही थी। पर उसे याद था कि पिछली बार अर्सिनोई ने कैसे उसे अपनी बातों में दबोच लिया था। सब कुछ एक साथ याद कर टॉलेमी गुस्से से आग बबूला होकर बोला, बेशक वो आपके ही गुरु हैं, एकदम आपकी तरह कठोर। ये बोल वो मदिरा का ग्लास पटकते हुए अपना गुस्सा उतारने सीधा काल कोठरी की ओर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ अतुम का नाम सुनते ही क्लियोपैट्रा परेशानी भरे भाव के साथ कुछ सोचते हुए खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई और बाहर देखते हुए बोली, ये सुनने में आपको अजीब लगेगा प्रधानमंत्री जी, पर एसएम की सजा सुनाने के बाद मैं डर गई थी। मुझे लगा अगर कहीं से कोई मदद नहीं मिल पाई तो एसएम की मौत तय है। ऐसे में आपने कह तो दिया था कि आप मदद करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने एक तरीका सोचा था जिससे एसएम को बचाया जा सके, और अपनी इस नीति के चलते मैंने आखिरी बार सजा से एक दिन पहले अतुम को इसी महल में चुपके से एक कागज का टुकड़ा पकड़ाया, जिसमें एसएम के लिए मेरा ये संदेश था कि कुछ भी हो जाए उसकी कैद खाने की संख्या नहीं बदलनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद से मुझे ना अतुम मिला ना उसका कोई संदेश। क्या कहा आपने? आप अतुम से मिली और मुझे बताया भी नहीं? मेरा मतलब है, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं था? पुथाइनस क्लियोपैट्रा को सवालिया नजरों से देखते हुए बोला। तभी क्लियोपैट्रा मुड़ी और हैरानी से बोली, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर मैं भरोसे का नाटक कर रही होती तो आपको अपने सहायकों के बारे में क्यों बताती? क्यों आपसे एसएम को बचाने की दरख्वास्त करती? मेरी सुरक्षा नीति को आप राजनीति ना समझे प्रधानमंत्री। आप इस बात की गंभीरता को तो समझती हैं ना कि अगर वैद्य के बाद कोई है जो आपके लिए गवाही दे सकता है तो वो अतुम ही है। अतुम ही तो महल में आपकी दाई माँ अजीजा की ओर से निगरानी रखता था। उसके पास पक्का कोई ना कोई सबूत तो होगा राजकुमारी। तो फिर ये कैसे मुमकिन है कि अतुम कहाँ चला गया आपको पता ही नहीं है? ना कोई संदेश, ना कोई संकेत। पुथाइनस ने चिंतित होकर क्लियोपैट्रा के सामने जवाब जानने की इच्छा रखी। ये सुन क्लियोपैट्रा अपनी आंखें छोटी कर तंज कसते हुए बोली, मुझसे ज्यादा इस बात की गंभीरता को आप समझते होंगे कि इस वक्त गवाह का यहाँ पेश होना कितना जरूरी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि इतनी कोशिशों के बाद एसएम को ना बचा पाने के पछतावा अतुम को अंदर ही अंदर खाया जा रहा हो। आखिर उसे थोड़ी पता था कि हमारे प्रधानमंत्री जी अर्सिनोई के आने जैसी जरूरी बात बताना भूल जाएंगे। ये कह उसने अपना मुंह फेर लिया। पुथाइनस को लगा कि जैसे उसने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली हो। तभी अचानक क्लियोपैट्रा को थोड़ी खांसी आने लगी। वो अपने सीने पर हाथ रख खांसी रही थी कि तभी पुथाइनस का ध्यान उस पर गया और उसने पूछा, अरे राजकुमारी, आप ठीक तो हैं? क्लियोपैट्रा ने हाथ दिखाकर उसे ठीक होने का संदेश दिया। तभी पुथाइनस का ध्यान क्लियोपैट्रा के कपड़े के पीछे से उभर रहे उस ताबीज पर गया जो क्लियोपैट्रा ने गले में पहन रखा था। उसके दिमाग में आया, एक तरीका है। उसने क्लियोपैट्रा को आश्वासन देते हुए कहा, राजकुमारी, आपको आराम की जरूरत है। आप आराम करिए, ये मुझ पर छोड़ दीजिए कि गवाह कैसे ढूंढना है। अब मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगा। ये कह वो कुछ सोचते हुए वहां से निकल गया। उधर टॉलेमी गुस्से में पॉम्पी से मिलने काल कोठरी में लगभग घुसा ही था, तभी उसे पीछे से किसी के भागने की आहट आई। उसने पीछे मुड़कर देखा
लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। शायद कोई चूहा हो, ऐसा सोच वो वहां से आगे बढ़ गया। पॉम्पी का कैद खाना आते ही टॉलेमी की आंखों में आक्रोश आ गया। कैद खाने के अंदर बूढ़ा पॉम्पी टॉलेमी की ओर पीठ किए जमीन पर रखे थाली में खाने को ऐसे खा रहा था जैसे उसे बहुत समय से खाना खाने को नहीं मिला हो। टॉलेमी ने जोर से दरवाजे को पीटते हुए कहा, बस इसीलिए प्रधानमंत्री तुम्हें यहाँ लाए थे ताकि तुम इस तरह खाना ठूस सको। तुम्हें पता भी है वहाँ बाहर महल में क्या हो रहा है? पॉम्पी की उसमें कोई रुचि न देख टॉलेमी एक बार फिर गुस्से में बोला, अपने पिता का बदला लेने के लिए मैं इस बात पर राजी हुआ था कि तुम्हें इस कैद खाने में सड़ने दिया जाए ताकि तुम समझ सको कि कितनी मेहनत से उन्होंने तुम्हें इतने सारे जहाज भेजे थे। उसके बावजूद तुम सीजर का या रोम का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अगर उस वक्त ही तुमने उस जहाज का इस्तेमाल किया होता, जंग जीती होती, तो इस तरह दुम दबाकर भागते हुए इजिप्ट नहीं आना पड़ता तुम्हें, और ना ही रोम की तरफ से बैठा हुआ वो सीजर मेरे सर पर टैक्स के लिए नाच रहा होता। बरखुरदार। ये सुन पॉम्पी एक बार फिर टॉलेमी की ओर मुड़ उसे बिना हंसे देखने लगा। उसे शायद उसकी कही हुई ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। वो आंखों पर गिर रहे अपने बालों को झूठे हाथ से ही हटाते हुए खौफनाक तरीके से बोला, तुम्हें क्या लगता है सीजर हल्का आदमी है जिसे तुम जब चाहो हरा दो? तुमने उसे वैसे देखा है जैसे वो तुम्हारे सामने है। मैंने उसे वैसे देखा है जैसा वो किसी के सामने नहीं है। मुझे काल कोठरी में बंद करके तुम सिर्फ अपना समय गंवा रहे हो। सीजर ना डरेगा और ना ही मरेगा। बेकार में अपना समय मत गवाओ। जाओ यहाँ से, हटो। और रोम, क्या वो भी किसी कीमत पर मेरे सामने नहीं झुकेगा? जानते हो, बाहर लोगों को लगता है कि मैं किसी काम का राजा नहीं, और सिनोई को लगता है कि मैं उसके हाथ की कठपुतली हूँ। तो दूसरी ओर क्लियोपैट्रा, वो तो मेरी बीवी बनने का नाम ही नहीं ले रही। मुझे किसी भी हाल में रोम से पीछा छुड़ाना ही होगा। बताओ मुझे वो तरीका, नहीं तो मैं अभी तुम्हारी जान ले लूंगा। इस तरह से अपनी झुंझलाहट टॉलेमी शायद इस काल कोठरी में ही ठीक से निकल सकता था। उसका गुस्सा जायज था, पॉम्पी को भी दिख रहा था। उसने एक बार फिर हंसते हुए टॉलेमी से कहा, औरतें औरतें ये औरतें, भला इन औरतों से कौन बच सका? फिर वो चाहे सीजर हो, पॉम्पी हो, आप जैसे महान सर्वश्रेष्ठ महाराज टॉलेमी हो, या वहां खड़ा वो व्यक्ति। ये सुन टॉलेमी ने झट से एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आया। उसने गुस्से में दरवाजे पर एक लात मारते हुए कहा, पागल हो चुके हो तुम, तुम्हें तो मैं सीधा मौत के घाट उतारूंगा। ये बोल वो वहां से चला गया। उसके जाते ही वो शख्स जो सच में टॉलेमी का पीछा कर रहा था, उसके मन में आया, इसका मतलब टॉलेमी ने नहीं, पोथाइनस ने पॉम्पी को कैद करने की तरकीब दी। मानना पड़ेगा, दिमागदार तो है। अब करते हैं इसकी बुद्धि का इस्तेमाल। ये बोल वो सीधा वहां से अपने कमरे की ओर निकल गया। रात हो चुकी थी। महल में सभी खाना खा रहे थे। समय का फायदा उठाते हुए क्लियोपैट्रा जल्दी से मुंह पर एक दुशाला ओढ़ अपने कमरे से बाहर निकल सीधा नूबिया के कमरे में चली गई। नूबिया इस वक्त अपने कमरे में 2-3 दासियों के साथ ढाके लगाते हुए खाने का आनंद ले रही थी। तभी क्लियोपैट्रा हड़बड़ी में कमरे के अंदर आई और आवाज बदलते हुए बोली, आपको महाराज टॉलेमी ने बुलाया है, जल्दी चलिए। नूबिया चिढ़ते हुए बोली, ठीक है, आते हैं, चलो। हाँ। जैसे ही वो कमरे के बाहर आई, क्लियोपैट्रा ने कस के उसका हाथ पकड़ लिया और तेजी से उसे कहीं ले जाने लगी। ये देख नूबिया को कुछ समझ नहीं आया। वो परेशान होते हुए बोली, छोड़ो मेरा हाथ, कहाँ ले जा रही हो मुझे? ये तुम क्या कर रही हो? तभी महल के एक अंधेरी गली में पहुंच क्लियोपैट्रा ने झटके से उसे कस के गले लगा लिया। ये देख नूबिया की आंखें बड़ी हो गईं। राजकुमारी आप? क्लियोपैट्रा उससे गले लगे हुए ही कहने लगी, आपको इसी वक्त इस महल से निकलना होगा। एक औरत है जो इस वक्त आपको यहाँ से निकलने में मदद करेगी। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। पर मुझे यहाँ से क्यों जाना होगा?
नूबिया ने हड़बड़ी में पूछा तो क्लियोपेट्रा बोली, नूबिया, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती और इस वक्त महल में खूनी खेल चल रहा है। जब तक मैं ये पता नहीं लगा लेती कि वो कौन है जो अरसिनोई की मदद कर रहा है, तब तक तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो। इस पूरे इजिप्ट में बस एक ही जगह है जहाँ तुम इस वक्त सुरक्षित रह सकती हो। नूबिया चौंकते हुए बोली, कहाँ? दाई माँ के पास। अब जल्दी करो, वो औरत तुम्हें महल के नीचे मिलेगी। और परेशान नहीं होना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। छत पर से तब तक देखती रहूंगी जब तक तुम सही सलामत यहाँ से निकल ना जाओ। ठीक है, आप जैसा कहें, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, अब मैंने उसे अपनी आंखों से महल के बाहर जाते देख लिया है। शुक्र है कि अब वो इस खूनी खेल का हिस्सा नहीं है। मुझे भी चलना चाहिए, कल की सुबह भी एक नई चुनौती है। ये बोल वो सीधा अपने कमरे में सोने चली गई। रात हो चुकी थी। कई बार इधर उधर करवट बदलने के बाद क्लियोपेट्रा को अब जाकर थोड़ी नींद आई थी। तभी उसके कानों में एक बार फिर किसी गिड़गिड़ाती हुई बूढ़ी आवाज गूंज उठी, बेटी, मेरी बच्ची, मैं तुम्हें इस तरह खतरे में नहीं देख सकती, फिर चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान भी दांव पर क्यों ना लगानी पड़े। मेरी प्यारी राजकुमारी, आपको इस सिंहासन पर बैठे देखने के लिए मैं कुछ भी करूंगी, कुछ भी। ये सुनते ही क्लियोपेट्रा सोते सोते ही पसीने से भीगने लगी। वो नींद में भी भड़बड़ाते हुए बोलने लगी, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए माँ, ऐसा मत। वो आगे कुछ बोलती, उससे पहले ही चौंकते हुए उसकी आंख खुल गई और सामने देख उसके मुंह से चीख निकल गई, माँ, आप यहाँ? सामने बैठी उस बूढ़ी औरत ने प्यार से उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ महारानी,